सबसे पहले हम करेंगे आज सेक्शन 62 राइट इशू। नोट्स खोलो। सेक्शन नंबर 62 राइट इशू। Manan, what is right issue of shares? Meaning, बैठे बैठे आंसर देते हैं। सर जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो हम शेयर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो पहले आप ले सकते हो। शिवम, जैसे कंपनी ने बोला बेटा कि 2 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो मान लो आपके पास 2 शेयर्स हैं, तो आपको राइट इशू पे कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर मिलेगा। त्रिभुवन, सेम क्वेश्चन, 2 के बदले में 1 शेयर मिल रहा है, लेकिन मान लो आपके पास 3 शेयर्स हैं, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 ही मिलेगा। वेरी गुड। डेसिमल्स में शेयर्स नहीं हो सकते, ठीक है। पढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा है। सेक्शन 62 राइट इशू सबसे नीचे है, लेफ्ट साइड पे किसी पेज पे। लेफ्ट साइड क्या होता है त्रिभुवन? इधर ही हो रहा है। ओके, इट रिलेट्स टू फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू क्लॉज ए, existing equity shareholders in proportion to their paid up share capital, or employees under ESOP, that is employee stock option plan, by passing special resolution in the general meeting, or anyone by passing SR in the general meeting, plus उसकी वैल्यू किससे करवाएंगे? हम किसी रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब मिनिमम जो डेज होते हैं राइट इशू करने के लिए, वो कितने दिन होते हैं? याद होगा आपको, अपने बुक से पढ़ा है, तो बैठे बैठे आंसर दीजिए। वही है 15 डेज एंड मैक्सिमम इट इज 30 डेज। लेकिन अगर बेटा प्राइवेट कंपनी है 7 और आईएफएससी कंपनी है, तो मिनिमम डेज कुछ भी नहीं है, वो 15 दिन से कम हो सकते हैं 90% अगर एप्लीकेशंस राइट इशू के लिए मान गए होंगे। पर सर वो एक लिखा था उसमें इंसर्शन आई हुई है 12 अभी अमेंडमेंट आई है, कुछ था 7 डेज का था। निकालो कि वो 7 डेज से भी कम कर सकते हैं। यही मैंने बोला ना कि 7 दिन से भी कम हो गया ना, मतलब आपने बोला 7 दिन, मैंने बोला उससे भी कम हो सकता है, यही लिखा है इसमें। कंडीशंस, ऑफर पीरियड मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 30 दिन, unless the articles otherwise provide, renunciation is also allowed। renunciation का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मनन ने राइट इशू इग्नोर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मनन अपने शेयर्स किसी और को दे सकता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिस्पोज ऑफ द रिमेनिंग अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स टू द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मान लो शिवम मेरा बीओडी है, हमने राइट इशू किया 10,000 शेयर्स का और 9900 शेयर्स ले लिए। अब जो 100 शेयर हैं, क्या वो हम लोगों को बांटेंगे? 100 शेयर्स को अगर हम लोगों को बांटने लग गए, तो उस पे तो खर्चा ही बहुत हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस में डाल लो, जो इशू एक्सपेंसेस हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे रेदर देन प्रोसीड्स फ्रॉम दैट 100 शेयर्स। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो बेस्ट लगेगा वो करेंगे। देखो, राइट इशू का मतलब क्या होता है? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का हक होता है शेयर्स के ऊपर। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने ले लिए शेयर्स तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिए तो वो शेयर्स बाहर वालों को इशू कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं कंपनी हूं, तुम 3 मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, 10,000 शेयर्स के लिए मैंने बोला कि इशू करनी है मैंने राइट इशू, तो 9900 3300 इसने ले लिए, 3300 तूने, 3300 तूने, 9900 शेयर्स तुमने मेरे से ले लिए, कितने बच गए? 100 शेयर्स बच गए। 10,000 की बात हुई थी ना, तो क्या अब मैं वानिका को इशू कर दूं? अब मैं अगर वानिका को इशू करता हूं तो मुझे प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ेगा, मुझे सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, इतने तो मेरे खर्चे हो जाएंगे जितने 100 शेयर से पैसे भी नहीं आएंगे। तो इसलिए शिवम का डिसीजन विल बी द फाइनल, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि उन 100 शेयर्स को कैंसिल कर दें, प्रोमोटर मतलब किसी और को दे दें, खुद खरीद लें, क्या करें? पढ़ो लास्ट कंडीशन क्या है। Board of directors will dispose the remaining unsubscribed shares to the best of the interest of the company। लोगों को भी इशू कर सकते हैं, पर खुद सोचो 100 शेयर्स इशू करना कोई हमारे को प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, मान लीजिए मेरे एक शेयर है 10 रुपए का और उसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपए, प्रीमियम पे चल रही है, मैंने राइट इशू अनाउंस किया 13 पे, तो क्या ये जो 2 रुपए है उसको हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? वानिका, मैंने सुना क्योंकि कहाँ ध्यान है? प्री डिटरमाइंड रेट पे होता है सर राइट इशू, फिर से चाहे प्री डिटरमाइंड रेट पे हो, मेरा आपने क्वेश्चन नहीं समझा। 10 की फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ माय कंपनी शेयर इज 15 रुपए।
I am announcing my right share at rupees 13. So 15 minus 13 is 2 rupees. Is it a discount or not? This is my question. परसेंट डिस्काउंट पे तो करते ही नहीं. Is it a discount? Can we call that term as discount or not? You all have read the chapter. Tell me. The face value of the share is 10 rupees. The market price is 15 rupees. I am announcing the right share at rupees 13 to my existing shareholders. The 2 rupees which I am offering myself as a loss, is it a discount or not? Yes or no, Anika? बोलो मुझसे yes or no. इसको हम डिस्काउंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते हैं डिस्काउंट इसको नहीं बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू मनन सर डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं, कर ही सकते हैं. मैंने आपसे जो पूछा है बस उसका आंसर हाँ या ना में दे दो. मुझे ये मत बोलो उसको करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आगे पता लगेगा करते हैं कि नहीं करते हैं. इसको डिस्काउंट नहीं बोलते क्योंकि डिस्काउंट उसको बोलते हैं जब फेस वैल्यू से कम पे शेयर जाए. इसी प्रीमियम एग्जांपल था सर इसका व्यू में पढ़ लेना उसको दोबारा वहीं से उठाना है. 4 एग्जांपल इकट्ठे पढ़ लेते हैं मैं दोबारा. चलो 62 का सबसेक्शन 1 पढ़ा दिया मैंने अकॉर्डिंग टू योर बुक. उसमें 3 क्लॉजेस थे A B C, उसको रिवाइज करने लगे हैं. क्लॉज ए है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम प्रोपोर्शन टू देयर पब्लिक शेयर पेड अप शेयर कैपिटल उनको बोनस राइट इशू देते हैं. दूसरा क्लॉज बी कहता है एम्प्लॉइज को देते हैं अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. और तीसरा कहता है एनीवन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. प्लस उसमें कंडीशन क्या होती है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसमें वैल्यू डालता है. ये याद रखना. चलिए नोट्स की राइट साइड पे आ गया हूं मैं सेक्शन 62 में. जब राइट इशू करते हैं शिवम तो कितने दिन पहले बेटा अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है हमें कि राइट इशू शुरू हो रहा है? कितने दिन पहले? 3 दिन पहले. इशू स्टार्ट होने के बाद या पहले? ओपनिंग डेट ऑफ राइट इशू से पहले 3 दिन या ओपनिंग डेट के बाद के 3 दिन भी चलेंगे? ओपनिंग डेट के पहले. ओपनिंग डेट मतलब 3 दिन पहले ओपनिंग डेट बताना पड़ता है. ठीक बोला उसने, ठीक बोला उसने. ओपनिंग डेट से 3 डेज प्रीसीडेड. पढ़ो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे. ऑफर लेटर मस्ट बी डिस्पैच्ड टू ऑल शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 3 days बिफोर द ऑफर पीरियड स्टार्ट्स. ठीक है ओके. दूसरी साइड पे कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल डेट और लोन इनटू इक्विटी शेयर इज आल्सो अलाउड प्रोवाइडेड दैट बिफोर सच इशू ऑफ सच कन्वर्जन ऑफ डेट और लोन आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. कन्वर्ट करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेंगे क्योंकि कई बार हम वो शेयर्स गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या कर देते हैं? इशू कर देते हैं. तो कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट इवन द नॉन कन्वर्टेबल डेट और लोन issued to it into equity shares on grounds of public interest and if company feels aggrieved, अगर कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई, it can apply to NCLT National Company Law Tribunal within 60 days of such order and NCLT after hearing both the parties will pass the new order. मतलब गवर्नमेंट कंपनी कहती है नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन को भी कन्वर्ट करके दो इक्विटी में. अब तुम नहीं चाहते हो बीइंग अ कंपनी या तुम्हें लगता है ये जनहित में जारी नहीं है और यू आर द एग्रीड पार्टी, तुम्हारे साथ गलत हो गया तो तुम कहां जा सकते हो? एनसीएलटी में जा सकते हो. कितने दिन के अंदर अंदर जा सकते हो? 60 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई करोगे. एनसीएलटी दोनों पार्टीज को सुनेगा और नया ऑर्डर इशू कर देगा. ये बुक में था. ठीक है वहां से समझ आ गया था. ऊपर 3 डेज वाले केस में भी था कि वो कम कर सकते हो और या हाँ 90%. चलो वो बेटा वो वही है 7 डेज से कम भी 90% लोग मान गए तो मेंबर्स बढ़ गए. वही. चलो राइट इशू. Government while giving direction under subsection 4 will consider financial position of the company and if the company issues shares to government under subsection 4 authorized share capital of company increases by such amount. ये रट्टा मार लेना. ठीक है ठीक है. ये था मेन राइट इशू का. अब है बोनस इशू. बोनस इशू क्या होता है? तो ये सब सेक्शन 6 है.
कौन सा? ये इंक्रीज बाय सच अमाउंट न्यू बुक में दिखाना। राइट पेज Subsection 6 states pursuant to order of the government for conversion of debenture or loan into equity shares under subsection 4. पर वो मेन सेक्शन जो है वो सबसेक्शन 6 है, लेकिन जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो 4 के ही अंडर हो रहे हैं। ठीक लिखा है बुक में, लॉ लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, पढ़ो पहले रीड करो। Subsection 6 states pursuant to order of government for conversion of debenture and loan into equity shares under subsection 4 the authorized share capital of such company shall ठीक है, यही लिखा है ये लैंग्वेज। चलिए सेक्शन 63 बोनस इशू का मतलब सबको पता होगा। हम बोनस अनाउंस करते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय articles of association and it must be authorized by the board of directors and it must be authorized by general meeting in ordinary resolution। ठीक है, ओके। शेयर होल्डर्स को ही हमेशा अनाउंस होता है बोनस, और जो सोर्सेज होते हैं वो हमने बायबैक के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आपको सेमेस्टर 2 याद हो, हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, out of securities premium reserve and out of my favorite capital reduction reserve, that is CR, revaluation reserve से कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिख लो इसके साथ ही नोट्स में, but you should not use revaluation reserve। लिखो, मैंने लिखा नहीं, we should not use revaluation reserve for issue of bonus shares। मैंने नोट्स में लिख लो, एंड में यही काम आने हैं। बुक तो एक दिन में क्या ही पढ़ोगे तुम। रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते बोनस में। तो हमेशा याद रखना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये रूल होना चाहिए कि आप बोनस कर सकते हो। अगर बाय चांस ऑथराइज नहीं है आर्टिकल्स में, तो पहले अपने आर्टिकल्स को चेंज करोगे। आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में। फिर बोनस जो रिकमेंड करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, वो शेयर होल्डर्स रिकमेंड, वो अप्रूव किससे होता है? शेयर होल्डर से। ये पॉइंट्स लिखने हैं, लिखो नोट्स के अंदर। नंबर 1, आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज। नंबर 2, इफ नॉट पास SR and GN। Number 3, recommended by BOD and approved by SH। SH मतलब? Number 4, no default। Number 5, bonus once recommended cannot be revoked। यही कि पहले बोल के फिर मना नहीं कर सकते। सलमान खान एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं। हाँ जी, चलिए, तो जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं, पहले 3 तो समझा दिए, चौथे में मैंने क्या लिखवाया है? नो डिफॉल्ट। अब किस चीज का डिफॉल्ट? ना तो उसने कोई प्रेफरेंस डिविडेंड रोका हो, ना कोई डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट रोका हो, ना कोई क्रेडिटर्स का अमाउंट रोका हो, ना एम्प्लॉइज की ग्रेच्युटी, पेंशन, सैलरी रोकी हो। ये सारी स्टैट्यूटरी या कंपल्सरी पेमेंट्स कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपने कोई डिफॉल्ट किया तो आप 3 साल तक उस डिफॉल्ट को पहले ठीक करना, उसके बाद आप बोनस अनाउंस करो। ये 3 साल वाला रूल लिख लो अपनी लैंग्वेज में। 3 साल तक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, नो डिफॉल्ट। क्लीन चिट मिलेगी तुम्हें 3 साल बाद। डिफॉल्ट से 3 साल है ना। मान लो आज डिफॉल्ट किया तो अगले 3 साल तक पहले आप सब कुछ डिफॉल्टर्स को ठीक करने के बाद फिर आप बोनस दे सकते हैं। शिवम, जो बोनस होता है बच्चे, वो एक कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं?
इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, एंट्री होती थी CRR टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। लायबिलिटी क्यों है बोनस? क्योंकि ऑटोमेटिकली कंपनी को कभी ना कभी तो रीपेमेंट करनी होगी। अगर वाइंड अप के टाइम शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करनी होती है तो बोनस शेयर्स इशू तो कर देते हैं, बट फिर ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट भी जो प्रॉफिट बिलोंग करता है वो कंपनी को करता है या उसके शेयर होल्डर्स को? कंपनी होता है। कंपनी में होता है। फिर कंपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्यों दिखा रही है? उसका खुद का प्रॉफिट। सारा आंसर सही बोल के एंड में तूने दिखा दिया मैं शिवम में। All the profit belongs to shareholders because they are investing their money in that. That is why it is appearing on the liability side of balance sheet. चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? Section 63 bonus issue, no default in prepayment, deposit, provident fund, share to be fully paid up. ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि shares must be fully paid up. Partially paid up को आप buyback bonus shares नहीं ले सकते। उसके बाद है section 64 notice to ROC for alteration of share capital, alteration of share capital under section 61 clause 1, increase in authorized share capital consequent order of central government under section 62 and redemption of preferences under section 50। अभी अगले चैप्टर्स में कवर होगा तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है? 62 तो सर वही है, प्रॉफिट है पीछे। अगले चैप्टर्स में डिटेल में है। चलिए, नोटिस टू ROC फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन का फॉर्म नंबर है SH7, 30 days ROC, penalty for non-compliance shall be as under common penalty for company and every other person in default up to rupees 1,000 per day of default or rupees 50,000 whichever is less, and in any case penalty shall not exceed rupees 500। Clear? Section 65 unlimited company to provide for reserving share capital on conversion into limited company। ये सेक्शन आपने बुक से खुद पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया तो मुझे एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। सेक्शन 65 खोलो बुक में। Ashwin is your book, प्रॉपर्टी नहीं चल रहा चेक करना है नहीं सी इंटर में। When in read out Conservation of capital is one of the main principles of company law because any reduction of capital diminishes the fund out of which creditor and other debt holders are to be paid. Therefore, it adversely impacts them. But sometimes it may become necessary for the company to bring about a reduction in its capital. Therefore, closely benched power is given by Section 66. Reduction of share capital by special resolution to be confirmed by tribunal. Subsection 1. A company being company limited by shares or company limited by guarantee and having a share capital may reduce the share capital in any manner and in particular manners as stated below. Distinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up. तुमने वैसे चैप्टर पढ़ा था ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा वही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। 66 65 है ही नहीं ना, 65 बोल रहा हूँ, सबको है नहीं ना। चलो मैं 65 बोला था। 65 का नाम मैंने तुम्हें बता दिया कि अनलिमिटेड कंपनी टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू अ लिमिटेड कंपनी, बस इसकी हेडिंग याद कर लेना, ठीक है? सेक्शन 66 में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, ये तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है बुक से? तो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से। जो नोटिस होता है रिडक्शन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आरओसी को जाता है, सेबी को जाता है, क्रेडिटर्स को जाता है। कंपनी क्रेडिटर्स को इसलिए जाता है क्योंकि उनकी लायबिलिटीज जो है वो कम हो जाएंगी, तो जिसके कारण वो रोएंगे। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्रीज याद हो तो मैंने कराया था क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, हम सारा अमाउंट एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उससे अपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपनी प्रीपेशियस एसेट्स या कोई भी एसेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है? रिमेंबर दैट? ओके। सेक्शन 66 ये भी कहता है अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 3 मंथ्स के अंदर जाएगा। If objection made in 3 months, tribunal shall consider the objection and stop or continue the reduction of capital. If there is no objection, the tribunal can pass the order to continue with the reduction of the capital. ठीक है? मैंने एक बार बुक से रीड कर दो, आगे जहाँ पे आपने पढ़ दिया वहाँ तक ओके, आगे पढ़ो। Cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by any available assets or pay off any paid up share capital which is in excess of the wants of the company. A is subject to passing a special resolution and alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly, and repayment of any deposits accepted by it either before or after the commencement of this act, or the interest payable thereon shall not be in arrear. Issue of notice by the tribunal. समझ आ रहा है ना सबको?
Subsection 2. The tribunal shall give notice of every application made to it to the central government, to the registrar and SEBI and creditors of the company. Tribunal shall consider the representation made by them within a period of 3 months from the date of receipt of such notice. यही मैंने सारा बता दिया आपको क्रक्स में, ठीक है भाई। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता तो कंटिन्यू कर सकते हो आप अपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के साथ। वो एंट्रीज थी इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। जैसे मान लो मेरे 1000 शेयर है और एक वैल्यू 100 रुपए की है, तो टोटल शेयर कैपिटल मेरी 1 लाख हो गई, 1000 into 100। अब मैंने क्या कर दिया, शेयर को 10,000 कर दिया और पेड अप वैल्यू को 100 से 10 के लिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी प्रॉब्लम तो होगी कहीं ना कहीं, लेकिन जब उनकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, टोटल वैल्यू वो 1 लाख ही अभी भी, तब वो इतना नहीं रोते। लेकिन अगर वो डाइसेंट करें, अगर इस चीज से वो बोलें, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल के हाथ में है, वो ऑब्जेक्शंस को सुनेगा। अगर उसको लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पैसे ठीक है मिल रहे हैं उनको, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एनी डाउट्स इन दिस सेक्शन 66 क्लियर है? 68 to 70 क्या नाम है? बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पूरा चैप्टर। अपने ही शेयर्स आप खुद खरीदते हो, उसको बोलते हो आप बाय बैक ऑफ शेयर्स। जैसे मान लो मेरे पास आइडल कैश पड़ा है, उसको यूज कर लिया मैंने बाय बैक करने के लिए, तो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बाय बैक के फायदे क्या क्या होते हैं? इससे जो हमारा अर्निंग पर शेयर है, अगर बाय बैक करने के बाद है, वो बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर्स का बढ़ जाएगा, ठीक है। उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इंक्रीज होगा। और जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के, उनको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। इसकी कुछ कंडीशंस थी, अगर आपको याद हो, पोस्ट और प्री, जैसे कि 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार बायबैक कर लिया तो 1 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक के 6 महीने तक आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% पोस्ट होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ था सेक्शन 68 to 70 के अंदर, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया टू इंक्रीज द प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग एंड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर, ठीक है। ठीक है जी, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। जैसे देखो, एक प्रोमोटर के पास 45,000 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर्स हैं। अब 25,000 हमने बायबैक कर लिए पब्लिक से, तो खुद सोचो जब प्रमोटर के पास शेयर्स और आ जाएंगे तो उसके पास होल्डिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये क्वेश्चन होमवर्क में डालो, ये जो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ समझ आ जाएगा। इसको आपने खुद कॉपीज पे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अपने आइडल कैश को इंप्रूव कर सकते हो, ईपीएस बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने वहां पे ना एक टर्म यूज करी है बच्चों, PAFESH, मिल गया 150 लाख से। PAFESH इसका मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लिख लो फुल फॉर्म, कहीं घर जाके तुम पागल हो जाओ, ये है क्या? कईयों को तो पैपुश लगेगा ये। इट्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो आंसर देखो इसका, पहले ईपीएस 150 है, बायबैक के बाद ईपीएस कितना हो रहा है? 187.5 मिल रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि आइडल कैश पड़ा था हमारे पास, हमने उससे बायबैक किया, लोगों का ईपीएस क्या हो गया? ये दोनों क्वेश्चन आपने कॉपीज पे सॉल्व करके आने। उसके बाद रीजंस ऑफ बायबैक, टू कंसंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल, टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर्स, ये मैंने आपको बता दिया। बायबैक बच्चे तब करना चाहिए जब आपके शेयर्स के प्राइसेस मार्केट में क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। प्री कंडीशंस पढ़ते हैं। Articles must authorize, otherwise amend them by passing special resolution in general meeting. Pass special resolution for buyback also, provided that its buyback is only up to 10% paid up equity share capital plus free reserves. Then instead of special resolution, pass BR at BR, that is board resolution at board meeting. मतलब अगर ऑलरेडी 10% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% से कम है तो भी आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास कर लो, दैट इज इनफ। अगर लेस देन 10% है, 10% से ज्यादा करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ में आया है? मैं आगे ना चलूं भी हो गया वानिका। उसके बाद है बायबैक लीगल फॉर्मेलिटीज एज पर सेक्शन 68 में प्री बैक की थर्ड, प्री बायबैक की बायबैक कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और पोस्ट बायबैक में जो डेट अपॉन इक्विटी है वो मैक्सिमम क्या होगी? 2:1। डेट में यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों लेंगे, ठीक है, दोनों कवर होंगे। लिख लो, in debt we will consider both secured and unsecured loans. Clear? हाँ जी। Okay, you know me, sir. हाँ जी। Yes, sir.
Company must declare its solvency by submitting to ROC Form SH9 signed by 2 directors. One of them shall be a managing director if any. Any doubts? ये याद रखना है आपने, ठीक है? Point number 3 E. चलो जी. Maximum buyback listed company can do it from open market. It cannot exceed 15%. ये आपने बुक में पढ़ा है? नहीं, ये याद कर लेना, फिर ये बुक में नहीं है. अच्छा चलो तुम्हें एक नई नॉलेज देता हूँ, ये बुक में है ही नहीं, पूरा सेक्शन नहीं है. हमने हमेशा पढ़ा ना डेट इक्विटी शुड नॉट एक्सीड 2:1. कोई गवर्नमेंट कंपनी है सपोज, मान लो वो किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में डाल जाए और बताना उसकी डेट इक्विटी कितनी होती है. ज्यादा हो सकती है या तो कितनी हो सकती है मेरे को एग्जैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं सारे. एनबीएफसी भी हो सकता हाँ है. जी, वही RBI उनकी डेट इक्विटी 6:1. लिख लो ये नोट्स के अंदर साइड पे. इफ एनी गवर्नमेंट कहां लिखा है? हां लिखा है. फॉर गवर्नमेंट कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज, हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, द पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन बी 6:1 इंस्टेड ऑफ 2:1. मेरे ख्याल से तो बेटा बुक में नहीं होना चाहिए. एक्सेप्शन में रखी है. ये 6:1 सिर्फ तुम्हें पता है जो आरजेड में पढ़ रहे हैं. ये बात चलो वीडियो बनने जा रही है. चलिए आगे. Section 68 to 70 buyback legal formalities as per section 68. Company must maintain register of buyback recording necessary details of the buyback under form SH number 10. Submit the return of buyback to ROC in form number 11 annexed with form number 15, which is a compliance certificate signed by at least 2 directors, out of which one shall be MD if any. ये रटा है, खुद कर लेना. अगर अभी आपने बायबैक करा है तो सेम क्लास 6 महीने तक नहीं कर सकते. सेम क्लास शेयर्स हम 6 मंथ्स तक इशू नहीं कर सकते. मैंने लिखा नहीं, लिखो नोट्स में. नहीं लिखा नहीं लिखा. सर है ऑब्जर्व कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, लिखा है. और बायबैक को जो किया है वो 7 डेज के अंदर अंदर कैंसिल करना है. ठीक है, डिस्ट्रॉय करना. और थर्ड क्या है? नो फ्रेश इशू ऑफ द कन्वर्जन बोनस इशू शैल बी अलाउड फॉर 1 ईयर. नो बायबैक फॉर 1 ईयर. 3 है, देखो ऊपर मुंह करो. जो बायबैक कर लिया कितने दिन में कैंसिल? 7 days. सेम क्लास ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड फॉर 6 months. एंड जो बायबैक कर लिया अब अगले 1 साल तक दोबारा बायबैक की बात नहीं. ओके, क्लियर हो गया? 7 6 1 ये लिख लो बड़ा बड़ा. 7 6 1. 6:1. No buyback allowed for 1 year from the date. Then ये लिख हो गया. Buyback must be done within 1 year. ये भी हो गया. चलिए ये भी बताना चाहिए अगर ऐसा पास हो चुका है तो 1 साल के अंदर अंदर बायबैक करना होगा, क्योंकि वो नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और ये बता आपको कि क्या था अभी लास्ट में पॉइंट क्या था? क्यों था? सर जी वो 90 days नहीं, 1 साल. जब आपने बायबैक के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया ना, और अगर आप बायबैक करना भूल गए तो दोबारा रेजोल्यूशन पास 1 साल तक वैलिड है वो. ठीक है, 1 ईयर तक 90 डेज दूसरा था वो. ठीक है. चलो बाद में देखना बुक में कितने दिन था. मैंने बता दिया 1 ईयर. हाँ जी सर. उसके बाद कहता है हाँ जो बायबैक करते हो वो सीआरआर से होता है ना? कर सकते हैं. सीआरआर क्रिएट होता है. सीआरआर क्रिएट करते हैं. अब मुझे ये बता पाने का वो नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं कि प्रीमियम वैल्यू पे करते हैं? नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है. और वो सीआरआर को आगे कहाँ यूज कर सकते हो? सिर्फ बोनस रेशियो को अनइश्यूड यूज करने के लिए. ओके. कहीं पे भी जगह ढूंढ के लिखो नो बायबैक इफ नंबर 1 एनुअल रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की. नंबर 1 एनुअल रिटर्न के आगे काटा मार दो, मतलब फाइल नहीं की. नंबर 2 पनिशमेंट वाला थर्ड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो पे नहीं किया. थर्ड पॉइंट है पनिशमेंट टू फेल टू पे डिविडेंड. फोर्थ पॉइंट है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया टाइम पे, तो आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने ये 4 चीजें गलत कर दी.
पता है कितने साल तक डिफॉल्ट को ठीक करना है? 5 साल 3 years. 3 year 3 साल 5 साल कहीं और है. Naughty boy. सेक्शन 43 में है 5 साल. यहाँ पे भी डिफॉल्ट 3 years है. 3 years तक ठीक करो. एक बार बुक में चेक कर लेना, मेरे मन में हम डाल दिए तुमने. वैसे तो 3 years है. दो डिफॉल्ट थे ना, दोनों में अभी तक 3 दोनों में years. 3 years, अभी 3 एक में 3 years है। अभी 3 years है मेरे अकॉर्डिंग. बाकी जब तुम याद करोगे तुम ये अभी 3 years लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दो नोट्स पे कि 3 है, बाकी में वैसे 3 होएगा. 3 year 3 year ऑब्वियसली. चलो उसके बाद आ जाओ इसी पेज पे लेफ्ट साइड सबसे नीचे मिल गया. हाँ जी. At first offer letter is submitted to ROC form number SH8 signed by at least 2 directors out of which one shall be MD and not within 20 days the offer letter must be dispatched to all the equity shareholders. ये रट्टा मारना है पॉइंट्स को. मिल गया. हाँ जी. Open offer. Offer period will be minimum 15 days and maximum 30 days from the date of dispatch of offer letter. However, offer period can be less than 15 days if agreed by all the members. But not shareholders. Shivam, why shareholders? सर पर जरा ये रिड्यूस होता है सिर्फ 2 केसेस में था शायद, प्राइवेट और उसमें IFS बीच में था सिर्फ शायद रिडक्शन. Don't mix the topics. During the offer period, shareholders interested in buyback will surrender their shares. उस ऑफर पे जिसने भी मेंबर ने या शेयर होल्डर ने अपने बायबैक करवाने हैं तो वो अपने शेयर्स को सरेंडर करेगा. ऑफर पीरियड क्लोजेस. कंपनी मस्ट डिपॉजिट द एंटायर बायबैक अमाउंट इन अ सेपरेट अकाउंट. याद है नाम? एस्क्रो अकाउंट. वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन में. और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के बाद उनको पेमेंट हो जाएगी और शेयर्स बायबैक हो जाएंगे. 21 दिन के अंदर अंदर आपने कम्युनिकेट करना है शेयर होल्डर्स को whose buyback is also rejected and also return back their share certificates. ठीक है भाई, ये सारा कुछ नोट्स में. आप एक बार कंफर्म करो ये 21 दिन है या 20 दिन है न्यू अमेंडमेंट में. बुक्स में कंफर्म करो ये 21 दिन है या 20 दिन है. जल्दी. 21 है. यही है अभी. चलिए अगर आपने बस हो गया कंफर्म, वापिस आ जाओ. आप मेरे अलावा कुछ और नहीं देख सकते अभी. पढ़ लो. उसके बाद है अगर आपकी कंपनी में बायबैक में कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो कंपनी पे फाइन कितना है? मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख. और ऑफिसर इन डिफॉल्ट मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख. मतलब दोनों का फाइन क्या है? सेम. और आप जेल में भेज सकते हो 3 साल मैक्सिमम के लिए और दोनों भी लग सकते हैं. बायबैक किससे कर सकते हैं हम? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे ये है. ओपन मार्केट से कर सकते हैं या अपने एम्प्लॉय से कर सकते हैं जिनको स्वेट इक्विटी इशू हुआ है. यस और नो? हाँ जी. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट देनी है सेबी को और आरओसी को. बायबैक डिपॉजिटरी रजिस्टर ऑफ बायबैक विद डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी बॉट. ठीक है, वो मेंटेन करना है और उसको हमने जमा कराना है कहाँ पे? आरओसी को. फाइल रिटर्न ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक विद द आरओसी. जब बायबैक हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट्स हो गई, उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के वो भी आपने सबमिट करानी है आरओसी को. ठीक है भाई. टाइम पीरियड बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग द. ठीक है, 90 डेज नहीं है शिवम. द कूलिंग पीरियड बिटवीन टू बायबैक्स शैल बी मिनिमम ऑफ 6 months. ठीक है. प्रोहिबिशन ऑन बायबैक. Prohibition on buyback of own shares in general provision in any company. If any company shall not purchase its own shares and public company shall not finance for the purchase of its own shares, unlimited companies and redemption of preference shares. मतलब एक पब्लिक कंपनी है वो बायबैक नहीं कर सकती है और अनलिमिटेड कंपनीज रिडम्पशन के लिए भी बायबैक नहीं. ये नहीं करना कि बायबैक करके तुम रिडम्पशन ना कर पाओ, ये ध्यान रखना तुमने. उसके बाद है द कंपनी शैल नॉट buy back its own shares if defaulted in repayment of deposit and interest, redemption of debentures and preference shareholders, declaration and payment of. ये मैंने 4-5 तो बाकी दिए होंगे. repayment of any loan or interest, filing annual returns and declaring dividends. ठीक है जी. पहले पेज पे आ जाओ नोट्स के सेक्शन नंबर 43. एक टॉपिक मैंने ना इसमें कवर नहीं किया, पहले वो लिखो बुक्स के ऊपर, मतलब कहीं पे भी लिख लो. फैंटम स्टॉक क्या होता है? PHANTOM. फैंटम स्टॉक किसी को पता है? TOM. PHANTOM. फैंटम स्टॉक. बुक में नहीं था? लिखो.
shares issued payment, shares issue payment made to employees or key managerial persons as per market price of fixed number of shares after certain number of years will be paid by the company. After Certain number of years will be paid by the company. उन लोगों को शेयर्स इशू करने की बजाय हम उनको पैसे देते हैं। यहां से हम अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। फैंटम स्टॉक के बारे में नेट से पढ़ के आना। 3 होमवर्क दिए मैंने आज, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक फैंटम स्टॉक की नॉलेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।